राजकीय महाविद्यालय मावली के यूट्यूब चैनल पर बीए सेकेंड ईयर अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। हम ऑनलाइन व्याख्यान की इस कड़ी में आज राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह का वास्तविक और मौद्रिक रूप देख लिया है। आज हम पहले राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह को बचत एवं निवेश के साथ पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने चक्रीय प्रवाह पढ़ा था, वहाँ एक महत्वपूर्ण मान्यता ले ली गई थी कि राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह में घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र या बिजनेस सेक्टर, या आप इसे प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी कह सकते हैं, इस सेक्टर से जितनी आय प्राप्त कर रहा था उसे समस्त आय को उपभोक्ताओं के द्वारा या परिवारों के द्वारा पूर्ण रूप से खर्च किया जा रहा था। अर्थात जितनी वो आय प्राप्त कर रहे थे साधन सेवाओं के रूप में, उन सभी साधन सेवाओं को प्राप्त आय पूर्ण रूप से उन वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च की जा रही थी जो कि बिजनेस सेक्टर या प्रोड्यूसिंग सेक्टर के द्वारा बनाई गई हैं। अर्थात वो सारी की सारी वस्तुएं, जितनी मूल्य की वस्तुएं बनाई गई है, वो पूर्ण रूप से परिवार क्षेत्र खरीद रहा था। अर्थात कंजम्पशन इक्वल टू इनकम, या यूँ कह दीजिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वॉज इक्वल टू इनकम जनरेटेड। अर्थात जितनी आय का सृजन हो रहा था वो पूर्ण रूप से उपभोग पर खर्च की जा रही थी। ऐसा हमने अपने पिछले व्याख्यान में देखा। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। घरेलू क्षेत्र साधन सेवाओं के रूप में जितनी भी आय प्राप्त करते हैं, ये साधन सेवाएं जो भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, प्रबंधन, सभी जो कि मजदूरी के रूप में, ब्याज के रूप में, या लगान के रूप में, या लाभ के रूप में जितनी भी आय प्राप्त करते हैं, वो संपूर्ण आय उपभोग व्यय के रूप में पुनः प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास नहीं जाती हैं। अब हमें ये देखना है कि मान लीजिए कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर या जो बिजनेस सेक्टर है वो 100 करोड़ रुपए के मूल्य की बराबर वस्तुएं एवं सेवाएं बना रहा है, और जितने मूल्य की सेवाएं बना रहा है वो पूर्ण रूप से साधनों में साधन आय के रूप में वितरित कर दी जा रही है या साधन भुगतान के रूप में दे दी जा रही है। लेकिन जब घरेलू क्षेत्र की तरफ से इसे खर्च करने की बात आती है, जो कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो उपभोग व्यय के रूप में पुनः उत्पादक क्षेत्र के पास जानी चाहिए थी, वो पूर्ण रूप से जाने की बजाय कुछ बचत कर ली जाती है। जैसा कि आप यहाँ एरो से देख सकते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर लिखा है, जिसे आप घरेलू क्षेत्र मानेंगे, और ये हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है, लेकिन कुछ अमाउंट में सेविंग भी की जा रही है। और ये फैक्ट है कि कई प्रकार के उद्देश्यों को देखते हुए या ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से घरेलू क्षेत्र बचत कर लेता है। अब यह जो बचत हो जाती है तो ये आय को पुनः उपभोग व्यय के रूप में पूर्ण रूप से उत्पादक क्षेत्र के पास नहीं जाने दे रही। अर्थात पैसा होल्ड कर दिया जाता है, मार्केट में सर्कुलेट पूरी तरह से नहीं हो रहा है। इसलिए हमने इस मॉडल को क्या कहा है? सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद सेविंग इन्वेस्टमेंट, बचत एवं निवेश सहित। क्या बोलेंगे आप इसे? बचत एवं निवेश सहित। अब हम देखेंगे कि इन बचतों का सर्कुलेशन किस तरफ होता है। जैसे आप और हम जानते हैं कि परिवार में जितनी भी आय अर्जित की जा रही है वो उसी समय अवधि में उपभोग पर पूर्ण रूप से खर्च ना कर और यदि हम इंडिया का जो फैमिली सिस्टम है उसमें हम देखें तो हमारे यहाँ बचत एक प्रकार का आवश्यक गुण है। कोई व्यक्ति, कोई परिवार कितनी भी कम आय अर्जित क्यों ना करे, उस कम से कम आय में से भी वो बचत करने की कोशिश अवश्य करता है। तो ऐसा
सभी अर्थव्यवस्थाओं में देखा जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ की एक परंपरा रही है। अब ये जो सेविंग हो रही है, ये मार्केट में इस सर्कुलर फ्लो को क्या करेगी, होल्ड करेगी, या यूँ मान लीजिए कि आय के प्रवाह में एक रुकावट पैदा करेगी, जिसे कि लीकेजेस भी कहा जाता है। आप जानते होंगे जिसे हम रिसाव कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिसाव। ये रिसाव आय के चक्रीय प्रवाह को एक तरह से चक्रीय प्रवाह में रुकावट पैदा करते हैं। अब इसे हम लीकेजेस कह रहे हैं। तो कितना लीक हो रहा है पैसा, जितनी की सेविंग हो रही है। अब ये सेविंग कहाँ जा रही है, क्या इस सेविंग का जो लीकेज हुआ है, यानी कि सेविंग्स के रूप में, बचत के रूप में अर्थव्यवस्था में, या आय के चक्रीय प्रवाह से जो रिसाव हुआ है, कैश का कह दीजिए, लिक्विडिटी का कह दीजिए, ये पुनः उस प्रवाह में कैसे आए। हम अच्छे से जानते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर जो भी सेविंग कर रहा है उसे अपने पास आइडियल कंडीशन में नहीं रखता। आइडियल मतलब क्या होता है, अपने घर पर जमा नहीं रखता। हम ये मान लेते हैं कि घरेलू क्षेत्र या परिवार जितनी बचत कर रहा है उसे वो कैपिटल मार्केट या पूंजी बाजार या वित्तीय बाजार में जमा कराता है। वित्तीय बाजार क्या होगा, जैसे बैंक में जमा करा दे, वित्तीय निगमों में जमा करा ले, या वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से। जो परिवार क्षेत्र बचत कर रहा है वो सीधा अपनी जमाओं को कहाँ दे रहा है, या जमा करा रहा है। और जमा क्यों करा रहे, एक तो सेविंग सेफ रहे, दूसरा उन बचतों के बदले में क्या मिले, ब्याज मिले। तो कैपिटल मार्केट में अपना पैसा जो कि बचत के रूप में है उसका जमा करा देगा। अब ये जमाएं कैपिटल मार्केट में अगर रह जाती हैं तो इस लीकेज का कोई कंपनसेशन नहीं है, यानी कि हम उसे कंपनसेट नहीं कर पा रहे हैं। हमें इस लीकेज, जितने पैसे का लीकेज हुआ है वो पुनः उसे उस आय के चक्रीय प्रवाह में डालना है। अब इस कैपिटल मार्केट, ये कैपिटल मार्केट या मान लीजिए बैंकिंग जो हमारा सिस्टम है, इनमें कुछ लोग अपनी सेविंग जमा करा रहे हैं, और जो हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, व्यावसायिक क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र है, उसे उत्पादन करने के लिए उधार की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, निवेश करना है। निवेश के लिए अपनी स्वयं की पूंजी भी लगाता है, लेकिन मार्केट से उसे उधार भी चाहिए। मार्केट से उधार लेने के लिए वो कहाँ जाएगा, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट यानी फ़िलहाल मान लीजिए कि बैंकिंग सिस्टम। अब वो बैंकों के पास जब उधार लेने को जाएगा तो बैंक के पास पैसे आए कहाँ से, जमाएं जो कि हाउस होल्ड सेक्टर ने बैंकों में रख रखी है। इन्हीं जमाओं का उपयोग बैंकिंग सेक्टर या कैपिटल मार्केट इस प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, इस उत्पादक क्षेत्र को या फर्मों को निवेश के उद्देश्य से उधार देता है। यहाँ हम इस प्रकार का उदाहरण देख सकते हैं कि मान लीजिए कि 100 करोड़ के मूल्य का उत्पादन हुआ, उत्पादन के मूल्य के बराबर साधनों को साधन भुगतान कर दिया गया सेवाओं के बदले में। 100 करोड़ रुपए के बराबर की आय हाउस होल्ड सेक्टर को प्राप्त हुई। हाउस होल्ड सेक्टर इसे उपभोग व्यय के रूप में, अर्थात जितनी वस्तुएं सेवाएं उसे बेचनी थी उतनी नहीं बिक पाएगी। मान लीजिए कि हाउस होल्ड सेक्टर ने 100 करोड़ तो प्राप्त किए, लेकिन खर्च करते समय उपभोग व्यय पर कितना खर्च किया, 80 करोड़ ही किया। तो ये जो 20 करोड़ एक प्रकार से निष्क्रिय जमाएं अगर हाउस होल्ड सेक्टर के पास रह जाती तो आय के चक्रीय प्रवाह में ये रिसाव हमेशा के लिए रह जाता। अब ये 20 करोड़ फिर से इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय के चक्रीय प्रवाह में कैसे आ जाएं, इसके लिए हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, अपनी सेविंग्स को कैपिटल मार्केट में जमा कराता है। कितना, 20 करोड़, जो कि उपभोग पर व्यय होना चाहिए था वो होने की बजाय। अब ये जब सेविंग्स कैपिटल मार्केट में जाएंगी तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास जाने के लिए प्रोड्यूसिंग सेक्टर कैपिटल मार्केट से उधार ले रहा है। बोरोइंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, निवेश के लिए उधार। तो निवेश के लिए उधार लेने के लिए प्रोड्यूसिंग सेक्टर कहाँ जाएगा, कैपिटल मार्केट में। इस प्रकार से ये जो 20 करोड़ रुपए हैं जो बच गए थे, जो कि हाउस होल्ड सेक्टर ने उपभोग पर खर्च नहीं किए, तो पहला इफेक्ट तो इसका क्या होगा कि 20 करोड़ रुपए के बराबर की वस्तुएं एवं सेवाएं बिना बिकी हुई पड़ी रह जाएंगी, जमा रह जाएंगी, जिसे हम कहेंगे बिना बिका हुआ माल। अब हम यहाँ ये मान लेते हैं कि इस बिना बिके हुए माल को कौन खरीद लेता है, स्वयं प्रोड्यूसिंग सेक्टर।
लेकिन ये जो 20 करोड़ रुपए की बचत हो गई है, जिसने कि रिसाव उत्पन्न कर दिया है हाउस होल्ड सेक्टर में, ये पुनः पूंजी बाजार के माध्यम से, जिसे आप देख सकते हैं, क्या कहेंगे हम इसे, कैपिटल मार्केट के माध्यम से निवेश के उद्देश्य से ये फर्मों या व्यावसायिक फर्मों के पास या उत्पादक क्षेत्र के पास चला जाएगा। इस प्रकार से बचतों के कारण जो अर्थव्यवस्था में या आय के चक्रीय प्रवाह में लीकेज हुआ था, जो रिसाव हुआ था, ये पुनः निवेश के माध्यम से, यहाँ क्या लिखा है हमने, आप स्क्रीन पर देखें, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, जिसे आप इंजेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंजेक्ट करना मतलब पुनः उस प्रवाह में उसे डालना। आपने नाम सुना होगा इंजेक्शन। तो इंजेक्शन यहाँ क्या काम कर रहा है, उस रिसाव के कारण प्रवाह में जो कमी आई है, इस प्रवाह में जो रुकावट आई है, इसके लिए इंजेक्शन इकोनॉमी को दिया गया है। और किस रूप में दिया गया है? निवेश के रूप में। अब हम ये कहें कि अर्थव्यवस्था को संतुलन में रखना है, तो संतुलन में रखने के लिए क्या आवश्यक है? जितनी सेविंग की गई है उतने मूल्य के बराबर क्या हो जाना चाहिए? इन्वेस्टमेंट होना आवश्यक है। अगर उसके बराबर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, ये देखिए आप इस पर स्क्रीन पर, कि जितना निवेश हुआ है, ये इंजेक्शंस कितने दिए जाएं, इकोनॉमी में निवेश कितना होना चाहिए, तो जितनी बचतों के कारण जो रिसाव उत्पन्न हुआ आय के चक्रीय प्रवाह में है, उस मूल्य के बराबर निवेश अवश्य ही होना चाहिए। तभी अर्थव्यवस्था निर्बाध रूप से आय के चक्रीय प्रवाह में आ पाएगी और यह चक्रीय प्रवाह पूर्ण रूप अपना ले पाएगा। तो आप समझे होंगे कि बचत एवं निवेश सहित आय के चक्रीय प्रवाह को हमने क्यों पढ़ा है, क्योंकि इसी आय के चक्रीय प्रवाह में पूंजी बाजार के माध्यम से परिवार जो बचतें कर रहा है, वह पुनः निवेश के उद्देश्य से व्यावसायिक फर्में उधार ले लेती हैं। तो जो अमाउंट उपभोग व्यय के रूप में परिवार या घरेलू क्षेत्र से व्यावसायिक फर्मों की तरफ नहीं पहुंच पाया, वही राशि बचतों के रूप में जो बचत कर ली गई थी, जो कि उस आय के चक्रीय प्रवाह में रुकावट डाल रही थी, लीकेजेस का काम कर रही थी, रिसाव का काम कर रही थी, वह पुनः पूंजी बाजार के माध्यम से व्यावसायिक फर्मों के पास उधार के रूप में, चाहे वो उधार निवेश के उद्देश्य से लिया गया, लेकिन उस उधार राशि के बराबर वो व्यावसायिक फर्मों के पास पुनः पहुंचा दी जाती है। इस प्रकार से इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में जितना लीकेज हुआ है, उसके बराबर के मूल्य का इंजेक्शन दिया जाता है। ये लीकेजेस यहाँ पर बचते हैं और इन बचतों के कारण इकोनॉमी को, या यूँ कह दीजिए कि अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह को निर्बाध रूप से चलते रहने के लिए उतने ही मूल्य के बराबर निवेश की आवश्यकता होती है। इसलिए संतुलन बनाए रखने के लिए और आय के चक्रीय प्रवाह के चलते रहने के लिए ये आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में जितना रिसाव हो, यहाँ किस रूप में हो रहा है? बचत के रूप में, उतने के बराबर उस अर्थव्यवस्था में इंजेक्शन दिया जाए। इंजेक्शन किस रूप में दिया जा रहा है? निवेश के रूप में। चलिए, ये था बचत एवं निवेश सहित आय का चक्रीय प्रवाह। दो क्षेत्र कौन से थे? घरेलू क्षेत्र और व्यावसायिक फर्म। अब हमारी चर्चा का विषय रहेगा राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह, तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, जिसे क्लोज्ड इकोनॉमी भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे हम इसे? सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। बच्चों, 3 सेक्टर क्या होंगे, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन क्लोज्ड क्यों बोला है? क्लोज्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ यह मान लिया गया है कि अर्थव्यवस्था में शेष विश्व से किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं हो रहा है। शेष विश्व से आप क्या समझेंगे? विदेशी क्षेत्र से। अब हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था में ये 3 क्षेत्र क्या हैं। 3 क्षेत्र आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप यहाँ देखिएगा, लेफ़्ट साइड लिखा है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर यानी घरेलू क्षेत्र या परिवार। राइट साइड पर लिखा है
आप जो इमेज देख रहे हैं इसमें राइट साइड पर लिखा है बिजनेस सेक्टर, यानी व्यावसायिक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र या फर्में। एक और क्षेत्र यहाँ पर हम ले रहे हैं जिसे आप कहेंगे सरकारी क्षेत्र या गवर्नमेंट। पहले वाले में हमने क्या देखा था? द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, सरकार को शामिल नहीं किया था। हमने ये मान लिया था कि सरकार से हमारी किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है, सरकार की किसी भी एक्टिविटी या किसी भी प्रकार के आर्थिक निर्णय हमारे आय व्यय को प्रभावित नहीं कर रहे हैं हमारे, यानी ना तो घरेलू क्षेत्र को ना उत्पादक क्षेत्र को। लेकिन अब हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? हम इस आय के चक्रीय प्रवाह को और आगे बढ़ा रहे हैं, और अब हम 2 क्षेत्र की बजाय 3 क्षेत्रों को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। 3 क्षेत्र होंगे: घरेलू क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र जिसे आप बिजनेस सेक्टर भी कह सकते हैं, और तीसरा हमने शामिल किया है गवर्नमेंट सेक्टर। यदि हम देखें तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम सरकारी क्षेत्र से कई प्रकार से जुड़े हैं। सरकार कई प्रकार की योजनाएं चलाती है, सरकार कई प्रकार से खर्च करती है, सरकार प्रशासनिक कार्यों के लिए वस्तुएं सेवाएं खरीदती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन या पोस्टल सर्विसेज, और भी कई प्रकार की जो गवर्नमेंट सेक्टर में जिस प्रकार की एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसके लिए सरकार को भी वस्तुएं एवं सेवाओं को खरीदना होता है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जब हम मार्केट से चाहे गुड्स हैं या कमोडिटीज़ हैं या सर्विसेज, जब भी हम परचेज़ करते हैं हम टैक्स पे करते हैं, कर देते हैं। इस प्रकार से कर हमारी आय को प्रभावित कर रहे हैं, कर हमारे व्यय को भी प्रभावित कर रहे हैं, और हमें ही नहीं, परिवारों को ही नहीं, परिवार की आय को ही नहीं, फर्मों की आय को भी सरकार के ये कर प्रभावित करते हैं। लेकिन सरकार बदले में कई प्रकार के अनुदान, आर्थिक सहायता, बेरोजगारी भत्ता, पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, कई प्रकार के ऐसे भुगतान अर्थव्यवस्था में परिवारों को करती है। तो परिवार की आय भी प्रभावित होती है, परिवार की व्यय भी प्रभावित होते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि 3 सेक्टर क्या होंगे: हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। अब हम बात करेंगे कि हाउस होल्ड सेक्टर की प्राप्तियां और भुगतान कौन कौन से हैं। प्राप्तियां या भुगतान का तात्पर्य क्या होगा कि हाउस होल्ड सेक्टर किस प्रकार से, यहाँ देखें आप, हाउस होल्ड सेक्टर साधन सेवाएं किसे दे रहे हैं? बिजनेस सेक्टर को। आप ऊपर जो रेड लाइन से दिया गया है फैक्टर मार्केट्स लिखा हुआ है, यानी साधन बाजार को उपलब्ध कौन कराता है? घरेलू क्षेत्र। ये साधन बाजार से जब सेवाएं किस तरफ आती हैं? बिजनेस फर्म्स या बिजनेस सेक्टर की तरफ। इन साधन सेवाओं के बदले में बिजनेस फर्म्स उन्हें क्या पे करती हैं? साधन सेवाओं का भुगतान, जिसे आप कहेंगे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ इत्यादि। तो इस प्रकार हाउस होल्ड सेक्टर साधन सेवाओं को देकर फर्मों से क्या प्राप्त कर रहा है? साधन भुगतान, या उन्हें साधन आय मिल रही है। इसी प्रकार से बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को साधनों के बदले में साधन भुगतान भी कर रहा है और वस्तुएं एवं सेवाएं भी दे रहा है। अब हम ये देखें कि जब सरकारी क्षेत्र इसमें आ जाता है तो सरकार किस प्रकार से हमें हमारे आय और व्यय को प्रभावित करेगी। आप देखिएगा, यहाँ हमने मिड में गवर्नमेंट सेक्टर लिया है या सरकारी क्षेत्र लिया है और इसे यहाँ मेंशन किया है। अब आप देखें, जो एरो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ दिखाए गए हैं ये सरकार की प्राप्तियां हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर से जो बाहर की तरफ एरो हैं वो गवर्नमेंट की या सरकार की भुगतान है। सरकार हाउस होल्ड सेक्टर पर क्या लगाती है? प्रत्यक्ष कर, जैसे इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स, ये सभी किस में आते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस में या प्रत्यक्ष कर, आयकर इत्यादि। तो गवर्नमेंट जब हाउस होल्ड सेक्टर यानी परिवारों की आय पर इस प्रकार के प्रत्यक्ष कर या वेल्थ टैक्स, संपत्ति कर प्रकार के लगाती है तो ये परिवार की आय को क्या कर देते हैं? कम। ये प्रत्यक्ष आय यहाँ क्या हो गया? रिसाव। पुनः भाई, जो आय हाउस होल्ड सेक्टर या परिवार खर्च कर सकता था वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने पर, बजाय उसके उस आय का कुछ हिस्सा कहाँ चला गया? सरकार के पास, करों के रूप में।
तो परिवार की तरफ से तो ये भुगतान हुए, लेकिन सरकार को क्या हो गई ये आय। लेकिन इस पूरे आय के चक्रीय प्रवाह में ये हाउस होल्ड सेक्टर जो कर दे रहा है, ये आय के चक्रीय प्रवाह में रिसाव का काम कर रहे हैं, लीकेज क्रिएट कर रहे हैं। इसी प्रकार से बिजनेस फर्म्स पर भी टैक्स लगाती है सरकार, यानी उत्पादक क्षेत्र पर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सभी जो भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर हैं, सभी सेक्टर आते हैं इसमें, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी। तो सरकारी क्षेत्र बिजनेस सेक्टर पर भी या फर्म्स पर भी टैक्स लगाती हैं। मोस्टली ये इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, बट डायरेक्ट टैक्स भी होते हैं, हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट कई प्रकार के टैक्स जब बिजनेस सेक्टर पर लगाती हैं, तो ये टैक्स भी आय के चक्रीय प्रवाह में लीकेज क्रिएट करते हैं, रिसाव उत्पन्न करते हैं, अर्थात आय के चक्रीय प्रवाह में रुकावट डालते हैं। तो लीकेजेस यहाँ कौन कौन से हो गए? डायरेक्ट टैक्स हो गया जो कि हाउस होल्ड सेक्टर दे रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि बिजनेस फर्म्स दे रही हैं, और इसके अलावा जितनी सेविंग हाउस होल्ड सेक्टर कर रहा है वो सारी सेविंग्स भी लीकेजेस का काम कर रही हैं। यानी कि 2 सेक्टर में जो लीकेजेस थे वो एग्जिस्ट करते हैं 3 सेक्टर में भी। तो बचतें तो पहले भी लीकेजेस में थी, अभी भी जो हाउस होल्ड सेक्टर बचत कर रहा है वो भी लीकेजेस का काम कर रही है, आर्थिक चक्रीय प्रवाह में रुकावट का काम कर रही हैं। इसी प्रकार से जो कर चुकाए जा रहे हैं सरकार को, दोनों ही क्षेत्र, दोनों ही कौन से, हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर, ये भी आय के चक्रीय प्रवाह में रिसाव का कार्य कर रहे हैं। अब बात आती है कि इन रिसावों की क्षतिपूर्ति के लिए, अर्थात आय का चक्रीय प्रवाह निर्बाध रूप से चलता रहे, इसके लिए इंजेक्शन की आवश्यकता होगी। जितना रिसाव हो गया है वो पुनः कैसे उस अमाउंट में कितना इंजेक्ट किया जाए। तो भाई जितना लीकेज हुआ है उतना ही हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा। जितना लीकेज सेविंग और टैक्सेस के फॉर्म में हुआ है उतने अमाउंट के बराबर हमें क्या कर देना है, इंजेक्ट कर देना है। तो सरकार हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर से केवल टैक्स ही नहीं लेती है, समय समय पर इन सेक्टर पर खर्च भी करती है। पहला खर्च क्या होगा कि गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर को पेंशन देती है, परिवारों को हस्तांतरण भुगतान करती है, वृद्धावस्था पेंशन देती है, और भी कई प्रकार की जो भी सुविधाएं दे रही हैं इस रूप में कई प्रकार की, जैसे छात्रवृत्ति भी हो सकती है। तो सरकार पुनः वो पैसा कहाँ पहुँचा रही है, घरेलू क्षेत्र को। इसी प्रकार से सरकार हाउस होल्ड सेक्टर को आजकल डायरेक्ट सब्सिडी भी दी जा रही है। जैसे आपने घरों में देखा होगा आजकल तो खाते में आ जाती है सब्सिडी भी, जब हम गैस सिलेंडर परचेज़ कर रहे होते हैं, यानी कि जब सप्लाई की जाती है तो हम पेमेंट करते हैं तो उसका कैश सब्सिडी हमारे डायरेक्ट अकाउंट में आती है। तो कुल मिला के सरकार कई प्रकार की सब्सिडी को बच्चों आर्थिक सहायता भी कहते हैं, कई प्रकार की इस प्रकार की आर्थिक सहायता दे रही हैं, जिससे कि सरकारी क्षेत्र से हाउस होल्ड सेक्टर में पुनः जो रिसाव हुआ था उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके और इंजेक्ट किया जाता है उतना पैसा। इसी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर बिजनेस सेक्टर से टैक्स तो लेती हैं, लेकिन बिजनेस सेक्टर से वस्तुएं सेवाएं खरीदती भी हैं, जिसको हम गवर्नमेंट परचेजेस कहते हैं। जैसे सरकार को भी फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ या कंस्ट्रक्शन करवाना है तो कई प्रकार की ऐसी परचेजेस सरकार करती हैं। किससे करेंगी? प्रोड्यूसिंग सेक्टर से। तो सरकार भी अब ग्राहकों की तरह सरकार भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करती है। इस सरकारी खरीद पर जो व्यय किया जाता है वो पुनः किसके पास पहुंचता है? बिजनेस सेक्टर के पास। तो ये भी एक तरह से बिजनेस सेक्टर में इंजेक्ट किया जाएगा उतना पैसा। इसी तरह से जैसे घरेलू क्षेत्र को सब्सिडी मिलती है, वैसे बिजनेस सेक्टर को भी सब्सिडी दी जा रही है। कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। तो बिजनेस सेक्टर को जितनी सब्सिडी दी जाएगी, आर्थिक सहायता दी जाएगी, या जो भी सरकारी खरीद की जा रही, ये सारा का सारा अमाउंट किसके पास पहुंचेगा? सरकार से बिजनेस सेक्टर की तरफ। तो जब सरकार टैक्स कलेक्ट करती है तो ये आर्थिक आय के चक्रीय प्रवाह में रुकावट का काम कर रहे हैं, अर्थात रिसाव है। लेकिन जब सरकार पुनः व्यय करती हैं, देती है, भुगतान करती है किसी भी रूप में, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर को वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति और बेरोजगारी भत्ता, कई प्रकार के भत्ते जिसको हम हस्तांतरण भुगतान कहते हैं, ये दे, या फिर बिजनेस सेक्टर को सब्सिडी दे, या बिजनेस सेक्टर में बनी हुई वस्तु सेवाएं खरीदें, इस रूप में
इकोनॉमी में फिर से उतना पैसा इंजेक्ट कर दिया जाएगा। अब शर्त यह है कि आय के चक्रीय प्रवाह को निर्बाध रूप से चलाने के लिए हमें पुनः जितनी रिसाव उत्पन्न हुए हैं इस चक्रीय प्रवाह में उतने के उतने अमाउंट में इंजेक्शन इकोनॉमी को मिलना आवश्यक है। अगर उतना आपने पैसा फिर से इंजेक्ट नहीं किया तो ये रिसाव इकोनॉमी में आय के चक्रीय प्रवाह में रुकावट डालेगा। धीरे धीरे आय के चक्रीय प्रवाह की जो स्पीड है, जो गति है, जो मूल्य है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसे कम होने से रोकने के लिए आवश्यक है कि जितनी बचत की जा रही है, जितना टैक्स लिया जा रहा है, उस अमाउंट के बराबर, उस मूल्य के बराबर पुनः अर्थव्यवस्था में वो पैसा इंजेक्ट कर दिया जाए। इसलिए बचत, कर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ये सभी इस 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में लीकेजेस हैं और इनकी क्षतिपूर्ति के लिए इंजेक्शंस की ज़रूरत होंगी। और ये इंजेक्शन निवेश के रूप में पूंजी बाजार के माध्यम से या वित्तीय बाजार के माध्यम से पुनः प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास जाए, या सरकार जब सरकारी व्यय करे, वस्तुओं सेवाओं की खरीद करे, या सब्सिडी दे, आर्थिक सहायता दे, या घरेलू क्षेत्र को कई प्रकार के जो भत्ते, बेरोजगारी भत्ता हो सकता है, वृद्धावस्था पेंशन हो सकती है, या और भी कई प्रकार के बेनिफिट्स जो सरकार देती हैं, सब्सिडी भी देती हैं, छात्रवृत्ति भी हो सकती है, इस रूप में इकोनॉमी में फिर से पैसे को इंजेक्ट करे। इसलिए जितना रिसाव हुआ है उसके बराबर इकोनॉमी को इंजेक्शन दिया जाए, तभी अर्थव्यवस्था निर्बाध रूप से इस आय के चक्रीय प्रवाह में कार्य करती रहेगी। धन्यवाद।